अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जायज़ा। तालीमी जायज़ा एक जामे और अहम अमल है और ये जायज़ा तालीम के मकासद की रोशनी में पूरे तालीमी अमल की कारकर्दगी का होता है, जिसमें कोई इदारा या उस्ताद तयशुदा तालीमी मकासद के हसूल या फिर मखसूस सरगर्मियों, महारतों और अहलियतों के सीखने में किस दर्जे पर है उसको चेक करने की कोशिश की जाती है। जायज़े के अगर हम आम मायने देखें तो उसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। और तालीम व तदरीस में जायज़े से मुराद ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एक उस्ताद अपनी तदरीस का अंदाज़ा कर सकता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया वो तालिब इल्मों को किस हद तक समझ में आया है। माहिरीन ने जो जायज़े की तारीफ़ बताई है उसमें हम सबसे पहले लिंडवेल को देखेंगे। इनके मुताबिक जायज़ा जो है वो तालीम व तअल्लुम के खसूसी मकासद, तालीम व ताल्लुम के खसूसी मकासद के हसूल की जांच परख का नाम है। यानी ये जो हम मकासद मुकर्रर करते हैं और फिर हमने उनको किस हद तक हासिल किया, तो लिंडवेल के मुताबिक इस बात का जायज़ा लेना जो है, इस बात को चेक करना जो है वो तालीमी जायज़ा कहलाता है। कॉर्टर वी गुड के मुताबिक तालीमी जायज़ा वो अमल है या वो तरीक़ाकार है जिसमें आम तौर पर एक उस्ताद मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूमात इकट्ठी करके ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि जो कुछ उसने तालिब इल्मों को पढ़ाया उसके बाद तालिब इल्म के किरदार में कितनी तब्दीली वक़ूअ पज़ीर हुई है। नॉर्मन ग्रोनलुंड के मुताबिक जायज़ा जो है वो ऐसा बाकायदा तरीक़ाकार है जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि तालिब इल्म ने तरबियती मकासद किस हद तक हासिल कर लिए हैं। तालीमी अमल के ज़रिए तलबा में जो मतलूब पायदार किरदारी तब्दीलियाँ, महारतें, इक्तसाब का मेयार और उस्ताद के तदरीसी अमल को खामियों से पाक करने के लिए जो हम बाकायदा वक्फ़ों से जांच पड़ताल का अमल करते हैं उसको हम जायज़ा कहते हैं। जायज़े की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जैसे पैमाइश है, आज़माइश है और तख़मीन है। आगे हम इनको बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पैमाइश क्या होती है। पैमाइश जायज़े के अमल का मिक़दारी या अददी पहलू है, यानी जिसमें हम किसी भी तब्दीली को नंबरों की सूरत में बयान कर सकते हैं, कि जिसमें किसी फ़र्द की मखसूस खसूसियत का अंदाज़ा एक ख़ास मेयार से तकाबुल के बाद मिक़दारी या अददी अंदाज में ज़ाहिर किया जाता है। इरविंग लॉर्ज कहते हैं कि पैमाइश वो अमल है जिसके ज़रिए मुशाहिदात को बामायनी और यकसां इलामात अता की जाती हैं। डॉनबर्ड और विलियम के मुताबिक पैमाइश वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए खसूसी मेयार से तकाबुल के ज़रिए, कंपैरिजन के ज़रिए किसी शय की मौजूद हद और मिक़दार को साबित किया जाता है। और ग्रोनलुंड के मुताबिक पैमाइश से मुराद वो तरीक़ाकार है जिसमें वो दर्जा मालूम किया जाता है जिस हद तक कोई फ़र्द एक ख़ास खसूसियत का मालिक होता है। पैमाइश इस सवाल का जवाब देती है कि कोई खूबी किसी फ़र्द में किस हद तक या कितनी मिक़दार में पाई जाती है। जायज़े की दूसरी किस्म आज़माइश। आज़माइश से मुराद वो आला या पैमाना है जिसकी मदद से हम तालीमी माहौल में तलबा की मुख्तलिफ़ खसूसियात की पैमाइश करते हैं। आज़माइश दरअसल सवालात का मजमूआ होती है जो सवालात ज़बानी, तहरीरी या अमली किसी भी शक्ल में हो सकते हैं और उनके जवाब से हम फ़र्द की खसूसियात की पैमाइश कर सकते हैं। आज़माइश को टेस्ट भी कहा जाता है। तीसरी किस्म जायज़े की है तख़मीन। तख़मीन के मायने हैं अंदाज़ा लगाना, क़यास करना या अमूमी हिसाब लगाना। उस्ताद पढ़ाने के दौरान ही अपनी तदरीस के तासुर का अंदाज़ा लगाने के लिए तलबा की दिलचस्पी, तवज्जो और महवियत और फ़हम पर नज़र रखता है ताकि वो बेहतर तालीम के लिए कमरा जमात में बेहतर माहौल बरकरार रख सके। नॉर्मन ग्रोन के मुताबिक तख़मीन एक तर्ज़ अमल है, एक तरीक़ाकार है जिसमें हर वक्त बरमहल और बर्जस्ता अंदाज़े लगाए जा सकते हैं। मसलन उस्ताद एक ही वक्त में अपनी क्लास के बच्चों के फ़हम, हैरानगी, जोश व जज्बे, दिलचस्पी, बोरियत और तवज्जो वगैरह के मुतालिक अंदाज़े लगा सकता है। तालीम के अमल में जायज़े और तख़मीन की क्या अहमियत है, आया हमें जायज़ा लेना चाहिए या नहीं। तो हमें जो सबसे पहला जायज़े का फ़ायदा होता है, हम तालिब इल्म की तालीमी तहसील का जायज़ा ले सकते हैं, यानी हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना इल्म हासिल किया है, वो कहाँ पर स्टैंड करता है और हम उसको मज़ीद बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। तालीमी जायज़े की अहमियत इस बात से भी वाज़े होती है कि इसके ज़रिए तालिब इल्मों को भी मालूम हो जाता है कि वो क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते।
کون سے مضمون جو ہیں وہ بچے کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گئے ہیں اور کون سے نہیں آئے، یا کسی مہارت میں ان کی کس درجے کی تحصیل ہے، دوسرے طلباء کے مقابلے میں بچوں کا کیا نتیجہ ہے، طلباء کو ان کی موجودہ کارکردگی کے نتیجے میں ہی امدادی تدریس فراہم کی جاتی ہے، یعنی بچے جس مضمون میں کمزور ہوتے ہیں ان میں ان کو ایکسٹرا کلاسز دے دی جاتی ہیں، اور یہ بات ہمیں صرف جائزے سے ہی پتہ چلے گی کہ بچہ جو ہے وہ کس مضمون میں کمزور ہے اور کس مضمون میں وہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ طالب علموں میں تعلیم کے لیے تحریک پیدا کرنا۔ تعلیمی جائزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس سے طلباء میں پڑھائی کے لیے تحریک پیدا ہو جاتی ہے، سیکھنے کا عمل جو ہے وہ تیز تر ہو جاتا ہے، طلباء اچھے نمبروں کے لیے خصوصی تیاری کرتے ہیں، استاد اور والدین کے سامنے اپنے تاثر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں کامیابی کے اعلیٰ درجوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جائزہ یہاں پر طلباء کے لیے تحریک پیدا کرنے کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے نیکسٹ ویک پیپر ہونے والے ہیں تو آپ اپنی کتابوں کو زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ دیر تک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اچھے مارکس لے سکیں۔ طلباء کی گروہ بندی بھی تعلیمی جائزے کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف طلباء کی انفرادی تحصیل اور رفتار کار سے آگاہ کرتا ہے، یعنی اس سے ہمیں صرف یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک طالب علم تعلیم میں کیسا ہے، بلکہ طلباء کے مابین تعلیمی تحصیل کے لحاظ سے بھی درجہ بندی کو واضح کرتا ہے، یعنی امتحان کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ان بچوں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، کون سے بچے سیکنڈ میں ہیں، کون سے بچے اسٹڈیز میں بہت اچھے ہیں، کون سے بچے درمیانے ہیں، کون سے بچے کمزور ہیں۔ تو اس طرح جائزہ جو ہے وہ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے طلباء کی گروہ بندی یعنی ان کے گروپس بنانے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ تدریسی مواد کی تشکیل اور تنظیم نو۔ تعلیمی جائزہ ہی سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماہرین تعلیم تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ کار کو دوبارہ سے ترتیب اور تشکیل دیتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو جائزے اور تخمین ہوتے ہیں ان سے طلباء کی تعلیمی ترقی اور اکتساب کی جو سیکھنے کی جو رفتار ہوتی ہے اس کے متعلق استاد کو علم ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی تدریسی رفتار میں اسی کے حساب سے مطابقت پیدا کر سکتا ہے۔ جائزے کی وجہ سے ہی ہم طلباء کو اگلی کلاسوں میں ترقی دیتے ہیں، جبکہ ایک مخصوص درجے کی کامیابی کے بعد اس کو سند بھی دی جاتی ہے۔ حکومت ہونہار طلباء یعنی جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اعزازات، انعامات اور وظائف کا انتظام بھی کرتی ہے، اور ان تمام چیزوں کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ جائزے اور تخمین کے عمل کے بعد ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جائزے اور تخمین کا عمل میں اعلیٰ تعلیم اور ملازمتوں کے لیے بھی امیدواروں کا انتخاب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جائزے کے نتائج کی مدد سے ہم طلباء کو مختلف پیشوں کے لیے جو انتخاب ہے اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تعلیمی جائزے اور تحقیق سے حاصل شدہ معلومات کو ہم تعلیمی تحقیقات میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر قسم کی بنیادی، اطلاقی اور عملی تعلیمی تحقیق کے لیے جائزے کے ذریعے حاصل شدہ نتائج جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔